नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मनी 9 की खास वीडियो आई ओपनर में। और ये है आई ओपनर का 13वां एपिसोड। एथेनॉल ब्लेंडिंग, पिछले कुछ महीनों में आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल में जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था उसे भी पूरा कर लिया है। लेकिन जो ज़्यादा ये चर्चा में था उसके पीछे वजह ये थी कि कई तरीके की अफवाहें सामने आ रही थी, जैसे कि इससे इंजन डैमेज हो जाएगा, वारंटी इशू होगा या फिर माइलेज कम हो जाएगी। ये तो रहा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग जो स्टार्ट की थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि ये शुगर सेक्टर के लिए एक तरीके का गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त शुगर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसे देखकर ये गेम चेंजर साबित होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। ऐसे में क्या शुगर सेक्टर पर इसका असर हो रहा है? शुगर सेक्टर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, जबकि सरकार इतने बड़े लेवल पर एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा भी दे रही है? तो इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जी। संदीप सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आपसे पहला सवाल सर यही रहेगा कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है ये शुगर सेक्टर के लिए वरदान या अभिशाप, आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर? अभिशाप है या नहीं पता नहीं, उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वरदान जरूर लग रहा था। ये ये काफ़ी टाइम तक हुआ भी है इनके लिए। वरदान इसलिए भी हुआ क्योंकि नया रेवेन्यू स्ट्रीम के रूप में ये इनके लिए शुरू हो गया था। 2003 में सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का पहली बार जो मसौदा है वो सामने रखा था, इसे लॉन्च किया था। हमारी क्रूड इंपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है, तो एनर्जी इंपोर्ट जो हम करते हैं उस पर निर्भरता कम करने के लिए विकल्प के रूप में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि हम कम क्रूड इंपोर्ट करें। हमारा जो फॉरेक्स जाता है, बाहर जाता है, उस पर खर्च कम होता हुआ दिखे। और चीनी मिलों के लिए, जैसे मैंने कहा, एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम और एक वित्तीय स्थिति में सुधार के रूप में इसे देखा जा रहा था। 2014 में 1.5% के मुकाबले 2025 में 20% का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट था, जैसे आपने कहा, ये पूरा भी कर लिया गया। 2030 का लक्ष्य था, लेकिन इसे 5 साल पहले ही अहेड ऑफ टारगेट 5 साल पहले ही इसको पूरा कर लिया गया है। तो अब एथेनॉल बनता कैसे है, पहले उसको समझिए, फिर आपको ये पूरी जो स्टोरी है वो समझ आएगी। जितनी भी स्टार्च रिच फसलें होती हैं, चाहे उसमें गन्ना देखिए, चाहे आप मक्के की बात कीजिए यानी कि मेज़, या फिर आप गेहूँ, वीट जिसे आप कहते हैं, इन तीनों मेन सोर्सेज से हमारे पास एथेनॉल आता है। उसमें से एक शुगर है। और जब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की गई थी तब तो ये एक वरदान के रूप में, एक गेम चेंजर के रूप में ज़रूर शुगर सेक्टर के लिए माना जाता था। और ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा काम हुआ है इस सेक्टर में। जैसे मैंने कहा, 20% का जो ब्लेंडिंग टारगेट 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया, तो अभी तक तो स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो सो फार सो गुड जी। तो संदीप सर, ये तो आपने जानकारी दे दी कि किस तरीके से इस एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, कैसे सरकार ने 5 साल पहले ही जो ये टारगेट रखा गया था 20% का, उसे भी अचीव कर लिया है, और किन फसलों से ये बनता है एथेनॉल, ये भी आपने बता दिया। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम शुगर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जानना चाहूँगा जिनके परफॉर्मेंस के बारे में आप बता पाएँ कि उन्होंने 1 महीने में या 1 साल में या 6 महीने में कैसी परफॉर्मेंस दी है। इसी से क्वेश्चन भी रेज हो रहा है, इसी से ही सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में ये इन कंपनियों के लिए ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट सरकार ने शुरू किया, ये प्रोग्राम शुरू किया था, ये इनके लिए एक्चुअली वरदान है या नहीं है। अब मैं बहुत पीछे तो नहीं जा रहा, अब 2003 से 22 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन अगर आप मोटा मोटी पिछले 1 महीने या 1 साल के रिटर्न देखें तो उससे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स थोड़े समझ आ जाएंगे। ज़्यादातर कंपनियां आप देखिए ओवर द लॉन्गर टर्म, यानी कि 1 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे, चाहे बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, बजाज हिंदुस्तान, प्राज इंडस्ट्रीज, अवध शुगर या फिर धामपुर शुगर की बात करें, इन सब ने ही नेगेटिवली परफॉर्म किया है। भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ पॉजिटिव्स हुए, मैं आगे आपको बताता हूँ क्या बदलाव हुए हैं सेक्टर में, लेकिन कुछ तो शॉर्ट टर्म में भी नेगेटिव रहे। चाहे बलरामपुर चीनी जो कि सेक्टर लीडर है, प्राज इंडस्ट्रीज, EID पैरी, इन्होंने तो नेगेटिव रिटर्न दिए हैं शॉर्ट टर्म में भी। और 1 साल में ज़्यादातर कंपनियों ने आपको नुकसान ही कराया, या फिर आपके स्टॉक्स जो हैं वो टूटे ही हैं। 10% से लेकर 46-47% तक की हमने गिरावट ही देखी है। और यही कारण है जिस वजह से हम ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली गेम चेंजर है ये, क्या एक्चुअली वरदान है या फिर अभिशाप साबित हुआ है। जी, तो शुगर सेक्टर या शुगर जो कंपनीज हैं, इनके लिए चिंता क्या है? मतलब ये तो सरकार का तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, लेकिन उसके बावजूद शुगर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इनकी चिंता क्या है सर? यही क्रक्स है पूरी कहानी का, इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रेडिशनली, यानी कि जब से एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हुई तब से अगर आप देखेंगे तो जो गन्ने से एथेनॉल बनता है,
यू नो, वो एक मेजर सोर्स रहा है एथेनॉल का, जो कि ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होता है। तो एथेनॉल के लिए गन्ने पर जो निर्भरता थी, यानी कि जो शुगर केन बेस्ड एथेनॉल बनता है, गन्ना आधारित जो एथेनॉल बनता है, उसके ऊपर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा थी। अब ब्लेंडिंग प्रोग्राम में आप देखेंगे तो ओवर द ईयर्स 70% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन जो एथेनॉल बनता था वो गन्ने से बने हुए एथेनॉल से ही आता था। ठीक है, मतलब इतना आप देखिए, यू नो, हेविली डोमिनेटेड ये पूरा स्पेस था। लेकिन ओवर द ईयर्स एक चीज़ जो बदली है, एक तो जो फूड ग्रेन है उसका उत्पादन बढ़ा, साथ ही साथ जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है फूड स्टॉक्स का, उससे क्या हुआ है कि गन्ने पर ज़्यादा जोर देने की बजाय जो बाकी मैंने आपको स्रोत क्यों बताए थे कि कैसे कैसे यू नो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, मेज से भी होता है और गेहूं से भी होता है, मक्के से भी और गेहूं से भी। तो जैसे जैसे फीड स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन आया, फूड ग्रेन उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिली, उससे क्या हुआ, गन्ने पर जो निर्भरता है वो कम होती गई, इनका कंट्रीब्यूशन एथेनॉल की तरफ कम हो गया और बाकी जो स्रोत हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे शिफ्ट होती हुई दिखी है। अब आप इस तरह से देखिए, जो मैंने कहा कि ओवर द ईयर 70% के आसपास हम गन्ना बेस्ड जो एथेनॉल बनता था उसके ऊपर पूरा ब्लेंडिंग प्रोग्राम निर्भर था, अब वो पूरी तरह से अनाज बेस्ड, जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोड्यूस होता है ना, उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। मैं कुछ आंकड़ों से आपको इसको ना साबित भी करूंगा। देखिए, अब क्या है ना कि अब जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल का है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में। अब जहां ग्रेन बेस्ड जो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है वो 72% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल ब्लेंडिंग में, और गन्ने का कंट्रीब्यूशन रह गया 27%। बहुत बड़ी गिरावट है सर, उल्टा हो गया, कहाँ 72%, कहाँ 27%। तो अब उससे क्या हुआ ना कि गन्ने का हिस्सा घटने से अब ये जो चीनी मिले हैं, जिनके लिए ये नया रेवेन्यू स्ट्रीम खुला था, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, आपको याद होगा, अब इनके लिए चिंता का कारण बनने लगा। तो जहाँ ये वरदान था, गेम चेंजर था, अब कहानी उल्टी पड़ने लगी इनके लिए। अब क्या है कि देखिए, जो आपके पास गन्ना आया, आपने गन्ने की पिराई की, उसमें से जो जूस निकला, ठीक है, उससे क्या करेंगे, या तो आप चीनी बनाएंगे या उसे एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर देंगे, यही हो रहा था। अब ज़्यादातर हिस्सा आपका एथेनॉल प्रोड्यूस करने में जा रहा था, वहाँ से आपको रेवेन्यू भी आ रहे थे, आपका मार्जिन भी ठीक ठाक बन रहा था, तो चीनी कम बनती थी और चीनी से भी आपको फायदा मिलता था क्योंकि उतना ज़्यादा चीनी बनती नहीं थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका डाइवर्जन हो रहा था, पूरा आपका जो शुगर केन जूस कह लीजिए, शीरा कह लीजिए, मोलासिस कह लीजिए, जो भी मेन गन्ने से जो चीज़ें जिससे चीनी या फिर एथेनॉल बनता है, तो वो डाइवर्जन कम होगा तो फिर चीनी की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जो जूस बना आपके पास, गन्ने की पेराई जो हुई, वो जूस कहीं तो इस्तेमाल होगा। तो अगर आपका एथेनॉल नहीं बना तो फिर चीनी बनेगी, तो फिर चीनी की जो उत्पादन है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अब जो चीनी मिले हैं ना, इनको लेकर कंसर्न पैदा होने लगा, स्पेशली क्योंकि अब जब मांग ही नहीं है सामने, आपका बना हुआ एथेनॉल नहीं उठ के जा रहा, किसी और का जा रहा है, तो फिर आप एथेनॉल नहीं बना के कुछ और बनाएंगे ना। इसलिए इन कंपनियों को लेकर जो चिंता है, जो कंसर्न्स है, वो पैदा होने लगे हैं। ओके, तो एथेनॉल प्रोडक्शन अगर हम पिछले 1-2 साल का डेटा देखें या उसके पहले अगर हम कोई कंपैरिजन हम कर पाएं, ताकि हम अपनी ऑडियंस को बता पाएं कि कितना यहाँ पर डिफरेंस आया है। उत्पादन से समझ आ जाएगा, आपने राइटली मेंशन किया। अब देखिए, अनाज बेस्ड जैसे मैंने कहा ना कि शिफ्ट बड़ा हुआ है। 2017-18 की अगर आप बात करेंगे, यू नो, FY18 या इनके लिए शुगर ईयर होता है, एक्चुअली SY बोलते हैं, जैसे हम FY बोलते हैं ना, इनके लिए शुगर ईयर होता है, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होता है, जो कि नया साल शुरू भी होने वाला है। तो 2017-18 में जहां अनाज का कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट ना के बराबर था, नेग्लिजिबल था, वो अब 650 करोड़ लीटर अनाज बेस्ड एथेनॉल बन रहा है हमारे देश में। 650 करोड़ लीटर, मतलब ये पिछले 5-6 साल की सिचुएशन है, पूरी कहानी बदल गई। और जहां गन्ना एक प्राइमरी सोर्स था, यू नो, उसमें केवल 250 करोड़ लीटर ही बन रहा है। तो किस तरह से कहानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है ये, मतलब एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आप कह सकते हैं। जितना गन्ने से एथेनॉल बन रहा है उससे ज्यादा अब अनाज से बन रहा है। तो इसी से आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। ये जो आंकड़े, ये जो तस्वीर आप जो ग्राफिक प्लेट देख पा रहे हैं ना, इससे आपको पता चल जाएगा। और ये आंकड़े हैं NFCSF यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के, मेरे नहीं है, मैं खुद यू नो पढ़ रहा था जहाँ से मुझे ये नंबर्स मिले हैं। तो काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें हैं, मतलब 1 नहीं 2 नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि यू नो इस पूरी स्टोरी में आपको चौंकाने वाली नजर आएंगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कैसे एक शिफ्ट हुआ। पहले आप फर्श पे थे, अर्श पर गए, अर्श से फिर फर्श की तरफ वापस आ रहे। ऐसी कहानी कुछ शुगर सेक्टर में दिख रही है। तो सर, इन्वेस्टमेंट, पैसा तो देखिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम करते हैं, कोई भी सेक्टर है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, कितना पैसा अराउंड इसमें लगाया गया है? वैसे हम कह रहे हैं ना कि 2003 में सरकार ने लॉन्च कर दिया था प्रोग्राम, 2030 तक ये कह रहे थे 20% करेंगे, यानी कि 27 साल में सरकार खुद मान रही थी कि हम 20% तक पहुंचेंगे, जो कि हम 22 साल में पहुंच गए, 2025 में हो गया।
अब ये जो 22 साल बीते हैं ना, इसमें बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़े हैं और मेन जो इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ 2018 के बाद हुआ। 2018 से बहुत तेजी से पिकअप हुआ। तो पिछले 7 साल में जो हमने ये जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम को परसेंटेज अचीव किया है ना, उसी से हम 20% पर पहुंच पाए। और 2018 से लेकर इस पूरे सेक्टर में आप देखेंगे 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। मतलब पिछले 7 साल का अगर हम मान के चलें तो 7 साल में 40,000 करोड़ से ज़्यादा का। और ये जो 40,000 करोड़ रुपए लगे हैं ना, उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन देखिए कितना बड़ा है। 140%, 100% जब हो जाता है 2 गुना हो जाता है। ऑलमोस्ट 2.5 गुना एथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ। ऐसे नहीं हो गया कि हमने 20% का जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसको अचीव कर लिया। तो आपका एथेनॉल प्रोडक्शन 2.5 गुना हो गया ऑलमोस्ट, और आपने 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट देखा है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, जैसे मैंने यहाँ पे आपको आंकड़े बताए, एथेनॉल बनना चाहिए था चीनी से, जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ 4-5 साल से ही चली कहानी। लेकिन पिछले 2 साल से क्या हो गया, जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताए, 17-18 में जहां ना के बराबर अनाज था, वो 24-25 में 650 करोड़ लीटर पर पहुंच गया। इससे क्या हुआ ना, शुगर कंपनियां अडेप्ट नहीं कर पाई। ये जो चेंजिंग डायनामिक्स है ना सेक्टर के, कि अनाज का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, उससे जो इंडस्ट्री है, जो शुगर कंपनियां, वो अडेप्ट नहीं कर पाई हैं, जिस वजह से आप देखेंगे इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। एक राहत जरूर आई है 1 सितंबर को, आपको याद होगा, सरकार ने जितने भी सोर्सेस है गन्ने के, चाहे आप गन्ने के जूस की बात करें, शीरे की बात करें या मोलासिस की बात करें, इनके ऊपर 2 साल पहले ना एक सीमा लगाई गई थी। वो लिमिट पूरी तरह से हटा दी गई है। वो 1 नवंबर से लागू भी हो जाएगी, चाहे वो रस हो, गन्ने का रस, शुगर केन जूस हो, शुगर सिरप हो, मोलासिस हो, सब तरह से इसको हटा दिया गया। इनके रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे, इनका मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके बावजूद जो इनकी खपत, ऑफटेक कह लीजिए, या फिर इनकी जो मांग घट रही है, उससे इनका जो उत्पादन है, एथेनॉल का उत्पादन है, वो कम हो गया। मैंने आपको आंकड़े अभी बताए भी हैं किस तरह से वो कम होते हुए दिखे हैं। इससे जो इन्वेस्टमेंट आया है, जो बैंकों ने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसको लेकर भी कंसर्न पैदा होने लगे। जो जिन बैंकों का इनमें एक्सपोजर है, तो चीनी कंपनियों के स्टॉक्स तो नहीं परफॉर्म कर रहे फॉर अ रीज़न, और उसमें अब बैंकों को भी आप शामिल कर सकते हैं। इनके ऊपर भी कंसर्न आने लगा, जहाँ से इनको इन्वेस्टमेंट मिला या फिर जहाँ पे इन्होंने लोन लेकर अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाई हैं। ऐਵੇਂ तो नहीं, 1.5-2.5 गुना के आसपास एथेनॉल का उत्पादन बढ़ गया। सर, एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि गन्ने की जो कीमतें, इसके जो प्राइस हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन 3 साल से एथेनॉल के जो प्राइस हैं वो सेम है। चीनी के प्राइसेस को लेकर भी शायद कुछ ऐसा ही मामला है। तो कच्चा माल महंगा हो रहा है, आपका जो फिनिश गुड है या आपका जो माल तैयार हो रहा है जिसको आप बेचते हैं, उसके प्राइजेस ऑलमोस्ट बराबर हैं या फिर कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बड़े हैं। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, दोनों चीज़ें जो आप कह रहे हैं, राइटली पॉइंट आउट, गन्ने की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन 3 साल से एथेनॉल के दाम स्थिर हैं। एथेनॉल के प्राइजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 3 साल में अब गन्ने का FRP, जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस सरकारें तय करती हैं, उसमें करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। और चीनी का जो MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं, वो 2019 से नहीं बदला है। तब से लेकर गन्ने की कीमतों में जो FRP है वो करीब 27% बढ़ चुका। तो आपका रॉ मटेरियल 27% महंगा हो गया, लेकिन चीनी जो आप बेचते हैं, जो आपका मेन प्रोडक्ट होता था इस समय जब एथेनॉल का ज़्यादा जोर नहीं था, तो वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एथेनॉल की प्राइसेस की तरफ आ जाइए। एथेनॉल से, गन्ने से एथेनॉल जो उत्पादन होता है, उसकी कीमत करीब 71 रुपये पर लीटर के आसपास बैठती है, ऐसा ISMA कह रहा है, जो शुगर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है। और ये कह रहे हैं कि इसे कीमत को बढ़ाकर आप 71-72 रुपये कर दीजिए। सेम वही प्राइस जितना कॉस्ट मेज से, यानी कि मक्के से एथेनॉल बनाने के ऊपर आता है, उसके बराबर आप कर दीजिए। शीरे से जो एथेनॉल उत्पादन की कीमत है, उसे बढ़ाकर 66 रुपये पर लीटर कर देना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हमने पिछले कुछ समय में इम्प्रूवमेंट देखा भी है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री बॉडी है, ये खुद कह रहे हैं कि 2023-24 से गन्ने से एथेनॉल उत्पादन की जो कीमत है, उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। यानी कि 2 साल से ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो स्टेबल हैं जहाँ तक एथेनॉल प्राइजेस की बात है। और बीते 2 साल में आप देखेंगे जो गन्ने का FRP है, 3 साल के नंबर हमने देखे 27%, 2 साल में भी देखे तो भी 11.5% की बढ़ोतरी है। तो अब होगा क्या, जैसे मैं आपको बता रहा था, ज़्यादा जो आपका गन्ने का जूस है या फिर शीरा या फिर मोलासिस, वो चीनी के उत्पादन की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका एथेनॉल का ऑफटेक ही नहीं है। तो क्यों बनाएंगे आप, जब कोई ले ही नहीं रहा आपसे, और वैसे भी आपके मार्जिन अच्छे नहीं है उसमें। जब जिस प्राइस पर आपका उत्पादन कॉस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, तो आपके मार्जिन कैसे बनेंगे। तो उस केस में आपकी ज़्यादा चीनी बनेगी, ज़्यादा मार्केट में आएगी, ओवर कैपेसिटी होगी या फिर ओवर सप्लाई होगी तो चीनी की कीमतें भी गिरेंगी। बिल्कुल। तो दोहरी मार एक तरफ हो जाएगी। कहाँ आप कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ा दीजिए, एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट नहीं हुआ तो आपकी ज़्यादा चीनी बनेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो चीनी की कीमतें भी गिर जाएंगी। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट था, जहाँ से आपका दाना पानी चलता था, वो भी कहीं आपके लिए दिक्कत ना बन जाए। तो एक मैं कह नहीं रहा, आशंका है, डबल वैमी जैसी सिचुएशन बन रही है।
लेकिन सर अब शुगर सेक्टर के लिए तो एक बड़ी मुसीबत की तरह है ये, लेकिन सवाल ये है कि फिर इस सेक्टर को राहत कैसे मिलेगी? देखिए, राहत देना बहुत ज़रूरी है। राहत इसलिए भी देना जरूरी क्योंकि जैसे मैंने कहा बैंकों का पैसा फंस रहा है ना, किसानों का पैसा भी फंसेगा। जो FRP राज्य सरकारें तय तो कर देती हैं, लेकिन उससे होगा क्या, गन्ने की जो कीमत है वो कंपनियां दे तो पाएं। आप बढ़ाते तो जा रहे हैं कि हमें अपने किसान को बचाना, अपने अन्नदाता को बचाना, ठीक है, फेयर इनफ, उगाएंगे तो हम खाएंगे। बिल्कुल, हम यहाँ बैठ के मैदानों में तो उगा नहीं सकते या ऑफिस में बैठ के तो उगा नहीं सकते, लेकिन आपको नंबर्स भी तो वर्कआउट करने होंगे ना। अब नंबर्स कैसे वर्कआउट होंगे या फिर सपोर्ट कैसे होगा? 3 विकल्प है। कुछ एक्सपर्ट्स जो मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसके मुताबिक या तो चीनी का MSP वो बढ़े, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस या सपोर्ट प्राइस, एथेनॉल की कीमतें बढ़ा दी जाए जो कि इंडस्ट्री मांग कर भी रही है, या फिर जिस तरह पहले हमने देखा था इनके लिए नया रेवेन्यू स्ट्रीम खुला था, चीनी की बजाय एथेनॉल खुला था, या तो चीनी कंपनियां खुद ढूंढ लें या इनके लिए कोई मसीहा बन के आ जाए, इनके लिए कोई नया रेवेन्यू स्ट्रीम खुल जाए। कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है दिया, लेकिन गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। अब इनके लिए क्या होगा ना कि बैंकों के लिए तो ठीक है 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो 40,000 करोड़ रुपए मैं नहीं कहता डूब जाएंगे, NPA बन भी गए, इन कंपनियों में तो बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। ये 40,000 करोड़ तो केवल 2018 से आया, उससे पहले भी तो बहुत बड़ा वो चल रहा है। और फार्मर्स जो हमारे अन्नदाता है, जिससे ग्रामीण इकोनॉमी का चक्का चलता है, उनके लिए भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए ये जो नया शुगर ईयर शुरू हो रहा है ना, उससे पहले ये मुद्दा बहुत गरमा रहा है। कुछ तो करने की ज़रूरत है, चाहे वो चीनी की कीमतें, चाहे एथेनॉल की कीमतें, कुछ तो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो संदीप सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी, लेकिन एक अगर हम गाड़ियों के लिहाज से देखें, जो कई तरीके की अफवाहें उड़ रही थी, जैसा कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि इंजन डैमेज हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगी, इस पर कुछ दिन पहले ही नितिन गडकरी जी ने भी जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि टेस्टिंग एजेंसीज ने सब चीज़ें चेक करी हैं और सबको उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि E20 से किसी भी गाड़ी में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे वो माइलेज से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो, कोई भी हमने तो कहा भी था कि हम जितनी भी आपको वारंटी देते हैं, हम उसकी कमिटमेंट जो हमने करी वो पूरी करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंजन में फॉल्ट आ जाएगा, लॉन्जिविटी को लेकर कंसर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नितिन गडकरी साहब ने कहा है तो कंपनियां भी सामने आके कह रही हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए संदीप सर, आज का भी मुद्दा काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी ये टॉपिक काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि हॉट टॉपिक है इस वक्त अगर हम देखें तो, क्योंकि काफ़ी टाइम से एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सोशल मीडिया पे भी कई तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ होना है, बिल्कुल, शुगर ईयर शुरू हो रहा है, कुछ तो होना है। मतलब चीनी कंपनियां, मतलब मैं नहीं कहना त्राहिमाम कर रही हैं, लेकिन मांग तो है बहुत सारी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के आई ओपनर में जो हमने मुद्दा उठाया, जिस पर हमने पूरी डिटेल देने की आपको कोशिश करी है, ये आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।